मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जैसा कि आपको पता है कि आज है जी 14 अगस्त, हमारे आजादी का दिन है। तो मेरे सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान से बाहर मुझे देख रहे हैं उन सबको दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, और जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं जिनको अभी मैंने वेलकम करना है उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 आजादी मुबारक हो। और सबसे पहले एक चीज, आजादी पे तो आज बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ मैंने नहीं करनी और मेरे गेस्ट ने भी करनी है और बहुत भरपूर तरीके से आज हमने एंजॉय करना है। पर उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि आजादी की कीमत को समझें कि इस आजादी के लिए कितनी कीमती जानें जो हैं वो कुर्बान हुई हैं, और अब कोशिश करें कि अपने पाकिस्तान के लिए कुछ इतना खूबसूरत अंदाज से, कुछ इतना खूबसूरत कुछ कर जाएं कि लोग हमारे पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में याद करें। कुछ ऐसी चीजें जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं जो पूरी दुनिया देखती है और उसकी वजह से हमारा मुल्क भी बदनाम होता है। आज अगर हम सब मिलके ये वादा करें कि नेक्स्ट टाइम हम कोई ऐसी चीज ना करें जिससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो, तो आज ये वादा हम लोगों ने जरूर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं टाइम बिल्कुल जाया किए बगैर, क्योंकि आज का एक एक मिनट मेरे लिए बड़ा कीमती है, मैंने बहुत सारी बातें करनी है अपने गेस्ट के साथ। मेरे साथ हमारी जो सबसे पहली गेस्ट मौजूद है उनका पीटीआई से ताल्लुक है और इसी के साथ साथ वो एक एनजीओ भी रन कर रही है, उनका नाम है शहीरा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आजादी के हवाले से तो बहुत सारी बातें करेंगे, पर पहले मैं सारे गेस्ट को जो है ना वो वेलकम कर लूं और उसके बाद एक मिली नगमा और फिर प्रॉपर जो है ना वो शो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उन्हीं के साथ जो है शहीरा के साथ जो बैठे हुए हर दिल अजीज, हमारे शो पे अक्सर आपको नजर आते हैं, अमूमन हमारे मॉर्निंग शोज पे जो है ये हमारे साथ होते हैं, हमारे शो की जान होते हैं। सलमान बेग साहब, इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आजादी आपको भी आज़ादी मुबारक हो, पाकिस्तान को तो मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए इस्तेकामत फरमाए इसको, और तमाम दुश्मन पाकिस्तान से महफूज फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम हंसता बोलता जमात पाकिस्तान देखें इंशाअल्लाह जी। आपके साथ मौजूद हैं जी महमूद अहमद खान, स्टार मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और इसी के साथ साथ जो मुझे बड़ी एक अहम और खास बात लगी कि इनकी एक एनजीओ पर वो ऐसे एक इलाके में है जहां लोग जाने के लिए पहले सोचते हैं और ये लोग वहां काम कर रहे हैं। वो कौन सा एरिया, उस पर भी मैं बात करूंगी और इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आजादी मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आने वाले साल जो हैं इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्ल के लिए कामयाब हो, कामरान हो, और इस आज़ादी की जो आज हम तकरीब आपने यहाँ सजाई है इसके लिए हम अपने बच्चों को कुछ दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपके साथ मौजूद है एक्टर कहते हैं ना कि सरहदें कोई नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ एक्टर हूँ तो बस मैं पाकिस्तान ही हूँ, नहीं, एक्टर की कोई सरहदें नहीं होती। और हमारे पास जो आज हमारे साथ मौजूद है एक्टर, आपने यकीनन उनको देखा होगा, बहुत खूबसूरत अंदाज में एक्टिंग करते हैं। जिस भी कैरेक्टर में होते हैं, जो भी डायलॉग होता है वो किस फील के साथ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो उस टाइम वो ही उनके साथ हो रहा है। बहुत खूबसूरत एक्टर, बहुत अच्छे अंदाज से हर कैरेक्टर को वो निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद मलिक साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपको भी, पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी। अच्छा जी, आपके साथ मौजूद हैं जी, बहुत बड़ी बात है, सितारा इम्तियाज भी इनको मिल चुका है, डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर हुमा कुरैशी, इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर। ठीक है आप? आजादी मुबारक। बहुत मुबारक आप। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ऐसा ना करें कि मिली नगमा एक सुनते हैं ताकि एक माहौल बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हमारे साथ कीबोर्ड पे जो मौजूद हैं सिंगर, उनका भी मैं आपको बता देती हूँ कौन है। खालिद शाह हमारे साथ मौजूद है और खालिद शाह से पूछते हैं, खालिद शाह अब आप क्या सुनाना चाह रहे हैं हमें? कौन सा मिली नगमा? मैं दिल दिल पाकिस्तान सुना। क्या बात है जी, दिल दिल पाकिस्तान।
पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अच्छा ये बताएं, आजादी की मतलब आजादी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है? आजादी को आप किस तरह, मतलब किन अल्फाजों में आजादी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? वो कौन से अल्फाज होंगे ऐसे? आज़ादी को अगर आप समझना चाहे तो यूँ समझें कि अगर आप किसी को खूब बेहतरीन खिलाएं पिलाएं, सोने के पिंजरे में रखें, खुद मुख्तार वो ना हो, अपने लिए सोच ना सके, अपना फैसला खुद ना ले सके, तो उसका खाना पीना सारा बेकार है। आज़ादी वो चीज़ होती है कि आपके ऊपर से हर तरह की बेड़ियाँ, हर तरह की जंजीर और पिंजरा सब उतर जाता है, सब निकल जाता है और आप बिल्कुल खुद मुख्तार होते हैं और आज़ाद होते हैं, अपने लिए खुद फैसला ले सकते हैं। ये है आज़ादी और इसकी बड़ी कीमत होती है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अच्छा, आपको अब आजाद रह के आजाद पाकिस्तान में कैसा लग रहा है? पाकिस्तान के लिए आई मीन इट्स अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज पाकिस्तान के लिए हमने जितना हमारे अपने फोर फादर से सुना, अपने बड़ों से जो हमने सुना है, इतनी कुर्बानी दी गई है, दो दफ़ा इस मुल्क में पार्टीशन देखी है, एंड इतने कीमती जानों का और असासों का ज़िया हुआ है। फिर अब ऐसे आप मुल्क में आ गए हैं जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली गुलामी मेंटालिटी रह गई है, गुलाम मेंटालिटी रह गई है। और मुझे लगता है कि जैसे अब इस जनरेशन को चाहिए कि हम किसी तरह से वापस उस स्पिरिट को लेकर आएँ जिस स्पिरिट पे पाकिस्तान बना था, जो उस वक्त जो लोगों में जो लहू गरम था उस वक्त, अब वो दोबारा फिर वो गरम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अल्फाज ऐसे आ रहे थे और वो वापस जा रहे थे। बता दें आजादी के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आजादी किसी को कैद कर दें जेल पिंजरे में और उसके बाद उसकी फीलिंग्स देखें, बर्ड्स की फीलिंग देख लें, वो आज़ादी होती है। हम जनरेशन नहीं है वो, हम तो सेकंड थर्ड जनरेशन है। लेकिन मेरे फादर ने, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी में थे जब पाकिस्तान आर्मी बनी है, तो उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद शादी की, ब्रिटिश आर्मी, तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के बाद 56 में शादी की है। मेरी वालदा हयात है, अभी इस घर में नहीं है, मैं बुलाता हूँ उनको। तो वो मेरे फादर से 35 ईयर्स छोटी थी एज में। तो हम लोग बाद में लोग पैदा हुए हैं, उसके बाद उन्हें ही इज एक्सपायर्ड 85 में, इज एक्सपायर्ड मेरे फादर एज ऑफ 73। बट उन्होंने देखी आज़ादी, उन्होंने बताया हमें आज़ादी के उनके बहन भाई किस तरह कत्ल हुए। वो ट्रेन में वो लीड करते थे, ट्रेन के ऊपर बैठ के आते थे। जब अमृतसर से ट्रेन चलती थी तो वो लाहौर पहुंचती थी तो वो ऊपर बैठ के आते थे ताकि उनको पता चले, सिखों को हिंदुओं को पता लगे यहाँ पे पूरी फौज कमांड कर रही है इसको। तो वो आज़ादी उन्होंने मुझे बताई कि इसका मैं अंदर सीने में, कि वो 2-3 साल के बच्चे से बात करते थे मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं उनका बेटियाँ बड़ी थी तो मुझसे वो ज़्यादा बात करते थे। और मुझे वो 4-5 साल की उम्र में था तो वही एक्सपायर्ड, लेकिन ही वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड, मैं उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो पाकिस्तान में बहुत शायद लोगों को ना पता हो, क्योंकि एज फैक्टर्स आ जाते हैं, लोगों को भूल चुकी हैं बातें। लेकिन ये कि आज़ादी की कीमत उनको पता है कि उनके किस तरह से अपने लोग शहीद हुए, उन्होंने किस तरह से अपने लोगों की लाशें चलती ट्रेन से इसलिए फेंक दी ताकि वो जगह बन सके दूसरों की उसमें आते हुए। तो इस तरह से आज़ादी इस मुल्क ने हासिल की, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम इस कौम आज तक नहीं बन पाए 75 ईयर्स के अंदर। बहुत अफसोस का मकाम है मेरे लिए, मेरी वालदा के लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि हम एक कौम नहीं बन पाए। सियासी पार्टियों ने हमें बांट दिया है, ज़ाती मुफादात ने बांट दिया है हमें, सूबाइत मुफादात ने बांट दिया है हमें कि फलां सूबे को ये हक है, उसका वो हक है। ये इससे निकलना चाहिए। एक कौम, आज मैं बोलता हूँ एक कौम, सब पाकिस्तानी, जुबान का फर्क नहीं। भी पश्तो है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो किसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं पूरा इन लॉज में घूमता बैठता हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं रहता किसी जुबान का। ठीक है। मैं पश्तो नहीं आती, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ मुझसे पश्तो मैं अब सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन कौम है ना, कौम में डिफरेंट एक बाग में जाए, एक जैसे फूल होंगे, क्या आपको बाग अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। बाग में डिफरेंट फूल होते हैं, जब डिफरेंट स्मेल्स होती हैं तो आपको बाग लगता है। हाँ। एक गुलदस्ता लगता है। तो कौम हमारी ऐसी है, हम डिफरेंट एरियाज के हैं, लेकिन ये मुल्क उसी से खूबसूरत लगता है। कल्चर डिफरेंट है, लिबास डिफरेंट है, जुबानें डिफरेंट है, तो वो जब एक गुलदस्ते में डाले तो कितना खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ सब पाकिस्तान को आज भी इत्तेहाद कायम पे, एक जुबान उर्दू स्पीकिंग, हमने जैसे उर्दू जुबान कौमी, इस पे फोकियत रखें, सब में आपस में मिली जुले, कोई फर्क नहीं पड़ता किस रंग नस्ल से हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पहले पाकिस्तान, बाद में अपने आप। ठीक है। पाकिस्तान के लिए आगे हम जो भी कुछ कर सके इंशाल्लाह
हमारी जाने हाजिर हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं सर थोड़ा सा ही बताइएगा कि मैंने जितना सुना है कि आज़ादी के लिए जो जंग और वो जो उस टाइम सिस्टम होता था कि शाम होते ही एक जगह पे काफी सारे लोग जमा हो जाते थे, दीवारें भी काली की हुई थी और एक खौफ होता था, लाइटें नहीं घरों में जलाते थे कि रोशनी कहीं से ना आए। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैंने अपनी नानी से सुनी है, उन्होंने देखी हैं और उन्होंने बताया कि इस तरह सारी चीजें होती थी। आप कुछ बताना चाहेंगे ताकि ये जो अभी न्यू जनरेशन है जिनको पता नहीं है, शायद वो उन्होंने पढ़ा नहीं है या वो आजादी के मायने समझते नहीं है, उन्हें नहीं पता कि आजादी के लिए कितनी कीमती जाने और कितनी मुश्किलात हुई है। सर थोड़ा सा ये आप बताएं। बहुत शुक्रिया। जैसे सलमान भाई ने अभी कहा ना कि आज़ादी की कदर करें, क्या लोगों को पता है कि सन 45 और 47 के दरमियान क्या हुआ? क्या मेरी जनरेशन जो गुजर गई उसने वो कुर्बानियाँ दी और आज मुझे एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क दे दिया। ये पाकिस्तान एक हमने क्यों कायम किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेके कायम किया। जो ट्रेनों की ट्रेनें लुटती रहीं, लोगों ने अपने घर बार बने बसे बसाए, घर को छोड़ के इस आज़ादी की खातिर यहाँ आ गए और जितनी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान के लिए दी गई इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बदनसीबी ये कि 47 के बाद हमारे हालात साल 2 साल के बाद ही जो है ना उस आज़ादी की हमने आज तक कदर नहीं की और हम 75 साल के कर अब हमारा ये मुल्क होने जा रहा है जिसकी हम आज एक तकरीब में बैठे हुए भी हैं। लेकिन क्या कभी मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जनरेशन को बता सकूं कि इस मुल्क को कैसे हमने हासिल किया था? मेरे बच्चों को किताबों के ज़रिए भी नहीं पता चलता, मेरी टीवी के प्रोग्राम्स में भी पता नहीं चलता, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे हासिल किया है। तो सबसे पहले मेरी मुझ समेत हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्ल को बता सकें कि लाखों करोड़ों लोगों के कुर्बानियाँ देने के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया है। और कायद-ए-आज़म ने पहले ये बात की थी कि एक कौम, लेकिन बदनसीबी ये कि अब हम कौम नहीं हैं, हम एक हुजूम है। पाकिस्तानी अगर हम काश बन जाएं पाकिस्तानी तो हमें कदर नज़र आए, लेकिन मैं सिंधी, महाजिर, पंजाबी, पठान, बिल्लोच, सराइकी, फलां फलां हूँ। उसके बाद फिर मैं बढ़ गया शिया, सुन्नी, देवबंदी, फलां फलां फलां। हम हुजूम हो रहे हैं। तो इस हुजूम को ख़त्म करने के लिए हमें पहले पाकिस्तानी होना चाहिए। जब हम पाकिस्तानी होंगे तो हमें एहसास होगा कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को आज तक नहीं बताया, ना उनको अब ना वो एजुकेशन दी जाती है कि भाई उनको पता चले कि कैसे बनाया, अल्लामा इकबाल का क्या ख्वाब था और कायद-ए-आज़म ने किस तरीके से इसको जो है ना पाए तकमील तक पहुंचाया। अब भी इस 75 साल के अंदर जो पॉलिटिकल हालात इस मुल्क के रहे हैं उसकी बदनसीबी है हमारी, और कुछ भी नहीं है कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हो सके। हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे हुक्मरान रहे, आते जाते रहे, लेकिन उस पर फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज हम जो है ना पूरा मुल्क हमारा जकड़ा हुआ है कर्ज़ों के अंदर। क्यों? इसलिए कि हम अभी तक कौम नहीं है। काश हम एक कौम हो जाए। उन लोगों से पूछें जिस घर के भाई और बहन लुट गए, कट गए और वो पाकिस्तान के खातिर अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। आधा ख़ानदान यहाँ था और आधा ख़ानदान यहाँ है, और वो ख़ानदान जो इंडिया में तो ख़त्म हो गया और यहाँ का ख़ानदान जो है वो बढ़ गया, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे कितने भाई हैं। ऐसी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोग 40-40, 45-45, 50 साल के बाद अपने बहन भाइयों से मिले। तो इस कुर्बानी के देने का रिज़ल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। और अभी तक हमें इसकी कदर नहीं आई। आज़ादी की कदर हमें करनी चाहिए कि ये आज़ाद मुल्क है तो इसकी कदर क्या है। काश हम इसकी कदर से हैं। मुझ सबसे पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि मैं इसकी कदर करूं। आज़ादी की कदर हमने आज तक नहीं की और हमने अपने आप को, हमने आने वाली अपनी नस्ल के लिए एजुकेट नहीं किया कि हम इसकी कदर करना सीखें। असल चीज़ ये। अच्छा जी, मैं आपके पास चलती हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये है कि जब ये सरहदों पे हमारे जवान मौजूद होते थे तो नूरजहां साहिबा ने बड़े मिली नगमे गाए और उनका बड़ा वो एक्टर की एक फीलिंग बताएं आज़ादी के लिए, किस तरह से उन्होंने अपना हिस्सा डाला। क्योंकि हर इंसान ने, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो फौज में हो, किसी भी हो, पर वो आज़ादी के लिए सब ने अपना अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात को इस तरह से लेके चलूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल किसी की झोली में। क्या बात है। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने का क्या फायदा, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना होगा। बिल्कुल जी। ठीक है, ये है तो एक कंट्रीब्यूशन होता है। अब सरहदों पे भी जो हमारे मुहाफिज बैठे हैं, हम यहाँ आराम से रात को सुकून से सो रहे होते हैं और वो
अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. असल नेचर ऑफ लॉज है. देखिए नेचर ऑफ लॉज ये है कि एक शरीयत का कानून है जी, ठीक है, एक कुदरत का कानून है. शरीयत के कानून में जो है माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, अल्लाह माफ़ करने वाला माफ़ कर देता है, लेकिन कुदरत का कानून जो है वो माफ़ नहीं करता है, उसमें वो बेरहम है, ठीक है, उसमें वो कभी उसकी माफ़ी नहीं होती. हम अपने बड़ों के साथ, माँ बाप के साथ बदसलूकी करेंगे, औलाद उनके साथ, आगे वाले उनकी औलाद उनके साथ बदसलूकी करेगी, उनको घर से बाहर निकालेंगे, वो उनको घर से बाहर निकालेगी. शराब पीने वाले के कभी ये कोई ही नहीं सकता कि वो सेहतमंद रहेगा, उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे. ये नेचर ऑफ लॉज है ना. तो नेचर से हट के आप कोई काम नहीं कर सकते. बंजर जमीन पे कभी कोई आबाद नहीं हो सकता, वो बंजर ही रहेगा. ठीक है. अब कांपते सरों के पाँव के साथ हम तख्त पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, बौखलाहट के सरों पे ताज नहीं होते. ये सब नेचर ऑफ लॉज है. तो जिस तरह के हम चीज डिलीवर करेंगे वही चीज हमारे सामने आगे हमारे जो एक जनरेशन है उसके लिए भी उस एक चीज सामने होती है. बौखलाहट का शिकार जो है, बौखलाहट के शिकार में जब यही होता है कि उसकी सजा जो है मौत है. तो आप किसी भी महाज पे हैं, किसी जगह पे हैं, तो उस जब आज़ादी की बात आ रही होती है तो उसकी कदर करना हम पर लाजिम और मलजूम है. क्योंकि जो 1947 से, एक बड़ी माजरत के साथ अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी महमूद साहब से भी, कि हमें अपनी तारीख कभी नहीं पता. 1947 से लेकर टिल टू डेट इसमें नशेब व फराज बहुत सारे. अब 71 की जंग मैंने देखी है. अच्छा. उसमें बाज़ाब्ता वो खंदकें खोदी जाती थी, उसमें सबको रात को वो कान में मैं यही पूछ रही थी कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाता, रात को ब्लैक आउट हो जाता था, फिर वो सारे लोग फिर दिन में ग्राउंड में बाहर निकल आते थे. तो उस वक्त वो जो बड़े थे, हमारे माँ बाप थे, हमारी हिफाजत करते चल रहे थे, और सरहदों पे पहरा हमारी फौजें दे रही, जंग कर रही थी. तो ये सारी मुश्किलात को सहने के बाद जब चीज़ हासिल होती है ना, तो उस चीज की बहुत कदर करनी चाहिए. आप पूछें फ़लस्तीन से, आप पूछें कश्मीर के लोगों से कि वो किस तरह की कैसी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे उनकी कदर पूछें. हम कदर नहीं करते, हम कदर, बड़ी माजरत के साथ हम कदर नहीं कर रहे हैं. हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे. सबसे पहले तो हम अपनी इस्लाह करें ना. हम अपनी इस्लाह करेंगे तो फिर दूसरे की इस्लाह कर सकेंगे. दूसरों पे बोतान लगाना, अपने गिरबान में हम नहीं झांक रहे, दूसरों के लिए बुराइयां सामने, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए. बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स को अब जब तक सामने नहीं रखेंगे आगे हम चीजों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे. जो जैसा चल रहा है चलते रह देना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए. और ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला. तो अपनी इस्लाह हमको अपनी खुद करनी है, ताकि फिर हम जब अपनी इस्लाह खुद करेंगे तो फिर दूसरे की इस्लाह कर सकेंगे. सर, कोई चंद अल्फाज में कोई आजादी के लिए अपनी एक्टिंग में कुछ बोलें, ताकि मैं दिखाऊं कि एक्टर को बहुत बड़ा टाइम भी चाहिए होता किसी भी चीज में ढलने के. कुछ आजादी के लिए कुछ भी, कि आजादी हमें नहीं पता ना, नहीं पता वाकई आजादी की कितनी कीमत दी गई और आजादी कितनी कीमती चीज है. कुछ जिंदगी में इंसान को जिंदगी में हर उस चीज की कदर करनी चाहिए जो उसके पास है. आंखें आपकी आजाद हैं, आपका जिस्म पूरा आजाद है, आप अपने मर्जी से मूव कर सकते हैं ना. मतलब ना इधर जा, ऐसा तो नहीं कि कोई पाबंदी लगा रहा है. लेकिन उसको हाउ टू ड्राइव, हमने उसको ड्राइव कैसे करना है, ये आपका अमल होना चाहिए कि उसको सही सिमत में उसका तय होना है या गलत सिमत में तय होना है. बिल्कुल जी, बिल्कुल. अच्छा जी, मैं अब डॉक्टर साहिबा के पास जाऊंगी, पर उससे पहले जो है ना वो ब्रेक लाजमी चीज है. क्या करें, ब्रेक, आप रोड पे जा रहे हो, जैसे ही ब्रेक का कोई टाइम आता है कि सामने बाइक वाला आ गया या सिग्नल आ गया, तो ब्रेक लगानी पड़ती है. और हमारे शो में ब्रेक लगाने का एक टाइम होता है, ना लगे ब्रेक तो हमारी सैलरी पे ब्रेक लग जाती है. तो कहीं ना जाए, लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद ये अपने मिली नगमे वाले जो है ना म्यूजिक के साथ, जरा आजादी में थोड़ा सा जोश जुनून के साथ.
ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اب میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, اتنی ساری آزادی یہاں سے وہاں تک گئی, آپ تک آزادی پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. میں حالانکہ چاہتی تھی کہ جلدی آزادی آپ تک پہنچے, کیونکہ آپ ہیں تو ہم صحت مند تندرست ہیں. اب بتائیں آزادی جو ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ 14 اگست کس طرح سے, بچپن کی ایک 14 اگست ہوتی تھی, وہ آٹے کی لیوی بنا کے وہ لگا کے سارے وہ, اور بارش آتی تھی, میری ساری جو ہے وہ بیچاری گر جاتی تھی جھنڈیاں. تو آپ کا کس طرح کا 14 اگست ہوتا تھا؟ جی بالکل, ہمیں بہت اچھا یاد ہے کہ ایکچولی ہمارے پیرنٹس مائگریٹ کیے تھے. اچھا. تو ایک تو ان کی سٹوریز ہم نے بہت سنی مائگریشن کی, کہ جس وقت وہ لوگ آئے تو کس طرح ان کو مشکلیں ہوئیں, کس طرح وہ ریلوے اسٹیشن پہ 10 دن تک رہے بغیر چھت کے, بغیر کسی کورڈ اس کے, اور کس طرح سے پھر ایک اپارٹمنٹ لے کے اس کے اندر رہے, اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. لیکن جب بھی آزادی کا دن آتا تھا تو ہمیں بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں وہ رنگین گڈی کاغذ ملتے تھے رنگ برنگے سے, تو ہم لوگ اس کے جو ہے وہ جھنڈیاں بناتے تھے اور اس کو لئی بنایا کرتے تھے. گھر میں یہ گلو وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, تو آٹے کی نا, آٹے کی لئی بنا کے اور اس کو رسی میں سب کو لگا کے, تو پھر ان کو سارے گھر کی جو صحن, گھر کے اندر زمانے میں صحن کرتے تھے, بالکل, تو صحن کے اندر سارے میں ہم لوگ اس کو لگایا کرتے تھے, ساری رات لگاتے رہتے تھے, اور صبح جب آتے تھے تو ہوا اس کو اڑا کے کہیں نہ کہیں لے جاتی تھی اور ہم لوگ شکلیں دیکھتے تھے. بٹ اس وقت اتنا مستی, اتنا مزہ آتا تھا نا سب کو کرنے میں, کہ لگتا تھا کہ بالکل جیسے انتھوزیازم کے ساتھ, جوش کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے. نغمے بھی گاتے تھے, اور پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کے کپڑے بنتے تھے, ان کپڑوں کو ہم پہنتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں کپڑے بہت زیادہ بنتے نہیں تھے, لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ہرا دوپٹہ لے لیتا تھا, کوئی ہری شرٹ, آزادی منانی ہوتی تھی اور شو کرنا ہوتا تھا کہ جی ہم جو ہیں آزاد ہیں اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو they were real times. لیکن سچی بات ہے کہ ہم تو اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم تو اب بھی گھر پہ ہم نے جھنڈا لگایا ہوا اپنے, اس کے دن صبح سے جو ہے ہمارے یہاں گانے بجتے ہیں آزادی کے, اور ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ اس دن کوئی اور کام نہ کریں سوائے اس کے کہ یہ یادیں ہم لوگ سب بہن بھائی بیٹھ کے اور پرانی یادیں اور اپنے بھائیوں کے بچوں کو, بہنوں کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ چیزیں ہمارے والدین نے ہم یہ اس کو اچیو کیا, ایکوائر کیا. کیونکہ وہی بات ہے کہ دیکھیے آزادی کہنا بڑا آسان ہے, بٹ جن لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے نا, ان کی یادیں بہت تلخ ہیں, بہت تلخ ہیں, اور ان کو بہت چیزیں یاد ہیں. اور ہم نے تو 65 کی وار بھی دیکھی, 71 کی وار بھی دیکھی, لیکن شکر ہے کہ اس میں آپ نے دونوں نہیں دیکھی نا؟ میں نے دونوں دیکھی. بس کون کہتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنی عمر چھپاتی ہیں؟ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ عورتیں اپنی عمر نہیں چھپاتی. میں تو بالکل آئی ایم 65 ایئرز آف ایج, اور میں ماشاء اللہ بالکل. میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں, میری برتھ ڈے ہوتی ہے 6 سپٹمبر کو. تو اس دن ہم اپنی برتھ ڈے بنا رہے تھے جب یہ ایک دم سے اندھیرا ہو گیا, اور ایک دم سے اس پہ ٹی وی تو تھے نہیں, ریڈیو پہ آیا کہ جی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. تو ہم ساری برتھ ڈے تو ایک طرف, تو ہم تو سب باہر نکل گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انڈیا باہر کھڑا ہے اور ہم اس کو جا کے مار رہے ہیں, کیونکہ I was about I think 4-5 years of age. So I remember تو اس زمانے کی وہ جنگ ہم نے دیکھی, اور اس زمانے میں ہم نے فوجیوں کے لیے وہ زمانے میں گفٹس بنتے تھے اسکول میں. تو ہم لوگ اسکول میں جاتے تھے اور وہاں پہ فوجیوں کے لیے جو ہے نا چنے اور شکر اور چینی اور ایک محبت اس کے باکسز بناتے تھے, اور اس کو پھر کپڑے سے سی کے نا تو وہ پوسٹ آفس میں دیے جاتے تھے, پھر وہ وہاں سے جو ہے نا ان کو پوسٹ ہوتے تھے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا. سو وی ہیو ایکسپیرینس لاٹ آف تھنگس ریلیٹڈ ٹو آزادی اینڈ پاکستان ڈیز. اب بچوں میں بھی وہی چیزیں ہیں, نظر آتی ہیں وہی چیزیں بچوں میں؟ دیکھیے یا کمی ہے کہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کمی ہماری طرف سے ہے, ہم ان کو نہیں بتاتے. اگر ہم ان کو بتائیں تو وہ یقیناً اتنا انجوائے کرتے ہیں. اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی جو ہمارے بھائیوں کے بچے ہیں, کوئی بھی یہاں پیدا نہیں ہوا, سب باہر پیدا ہوئے, لیکن
आप उनको देखिए कि वो हमसे ज्यादा एंथुजियास्टिकली आजादी मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको देखा है ये सब करते हुए। तो सब पहले से झंडे लगाना शुरू कर देते हैं कपड़ों पे, वहां से मांगते हैं कि जी हमें झंडे ये जैसे आपने लगाया हुआ ये लगा के मैं भी मांग के आई हूँ। सच बताऊं तो मांग के लाई हूँ। बट ये कि एक शौक होता है। सो दे आर ऑल वेरी ईगर के वो भी आजादी के लिए गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाते हैं, गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं, जस्ट टू शो के हम वो हैं। जिस जमाने में रैलीज निकलती थी तो पूरा झंडा लेकर साथ साथ रैलीज में घूमते थे। सो बच्चों में है, लेकिन बात है कि कमजोरी हमारी है, हम नहीं बताएंगे उनको तो नहीं पता कि क्या है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं पाकिस्तान आर्मी के जवान कहीं भी देखती हूँ, ये कोई अंदर से एक आवाज होती है, चाहे मेरी फैमिली मेरे साथ होती है, बाद में मुझे डांट बहुत पड़ती है, पर मैं दूर से आवाज लगा के कहती हूँ आप हमारी जान है, और वाकई आप हमारी जान है। मुझे फख्र है मैं पाकिस्तानी, और पाक आर्मी जो है उनकी रिस्पेक्ट दिल में जो है वो एक अलग लेवल है। आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहना चाहेंगी आजादी के लिए, किस तरह से झंडियां लगाती थी, आजादी को किस तरह से सेलिब्रेट करती थी, जलसों में जाती थी, स्टेज पे जाके बातें सुनाती थी, क्या करती थी आप? जलसों में भी तो जाती है, आप थोड़ा सा बताएं ना, उस बारे में भी बताएं। पीटीआई से ताल्लुक है, कैसा मतलब किस तरह पीटीआई में आप आई, थोड़ा सा वो भी बताएं अच्छी। अच्छा, अगर मैं आपको अपना बताऊं कि बचपन में मैंने आजादी कैसे गुजारी, तो मैं इस खुशी से महरूम रही हूँ। यूं कि मेरी पैदाइश और रिहाइश सब दुबई की थी। मैं जिंदगी के 21-22 साल वहां रही हूँ, वहीं पे पैदा हुई हूँ। तो इसलिए मुझसे ज्यादा इस मुल्क की कदर मेरे ख्याल से कोई नहीं समझेगा। जो यहाँ की आज़ादी, मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स करने के लिए आई थी एंड आई फेल इन लव, एंड मैंने अम्मी अब्बू से कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो दिन आज के दिन मैं कराची में ही हूँ, पाकिस्तान में ही हूँ। और तो इसलिए मुझे बहुत होता जब मैं अपने बड़ों से सुनती हूँ या अपने कजन से सुनती हूँ, आते थे हम छुट्टियों पे कराची आते थे और 14 अगस्त भी पड़ती थी, तो वो जो हमारा एक खुशी का जो एक होता था हाल, वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। हम झंडियां लगाते थे और अपने घरों को सजाते थे, जो बारिश से नेक्स्ट डे सारा वॉश डाउन हो जाता था। एंड दिस इज हाउ आई कैन कनेक्ट माई सेल्फ टू पॉलिटिक्स, बिकॉज मैं जब दुबई में रहती थी तो जाहिर सी बात है वहां पे एक तरह से मोनार्की एक तरह की है कि आप पे कोई हक नहीं होता है, यू कांट वोट, यू हैव नो राइट्स टू से एनीथिंग। एक वहां पे एक लॉ चल रहा है और सब उसके पाबंद है। बेहतरीन सिस्टम है उनका, लेकिन बहरहाल आप अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते हैं। जब आप पाकिस्तान आते तो आपको एहसास होता है कि यहाँ पे देखो मैं पुलिस वाला, मेरी जबान भी समझ रहा है, मैं इससे बात भी कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात कि ये मुल्क की मैं क्या आपको उसकी खूबी बयान करूँ, कोई एक जबान आप मुझे बताएं जिसका प्राइम मिनिस्टर ना बना हो इस मुल्क में। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क में सबके लिए। दुबई में हमने रह के देखा था कि बाय डिफॉल्ट एक अरब को एक पाकिस्तानी के ऊपर हमेशा फौकियत होगी और एक गोरे को एक पाकिस्तानी के ऊपर फौकियत होगी। एंड मुझे बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता था बचपन में। यहाँ आके मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये मुल्क बाकी हकीकतन आजाद है। मुझ जैसी लड़की भी जो यहाँ नहीं पली बड़ी है, मान लिया ना आजाद है, ऑफ कोर्स आजाद है, बट हम शायद गुलाम आज भी हैं। अच्छा, चंद हमारे ऐसे नोशंस हैं जिनके हम आज भी अगर मैं बोलूं कि हम शायद वेस्टर्न कल्चर के हम गुलाम हैं कि जब तक हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो हम जो है हम इज्जत नहीं ले सकेंगे। बट ड्यू अपॉलॉजी में कहना चाहूंगी कि हिजाब के ऊपर हम लोग को कितनी एक गुलामाना मेंटालिटी है यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट मुझे लोग समझते हैं कि क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो शायद मैं बिल्कुल ही अंगूठा छाप होंगी या बिल्कुल ही कोई एक्सट्रीमिस्ट होंगी। इन्हीं चीजों से जज किया जाता है। एग्जैक्टली सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय आई थिंक we still need to be free। तो और पॉलिटिक्स का अगर आप पूछे मैं कैसा है, कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे अंदाजा हुआ था कि ठीक है इस मुल्क की रनिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग हमेशा से शिकायत की है इस मुल्क की रनिंग को लेके, एंड शायद हमने अपना तकदीर मान के इसको हम चुप हो गए थे कि पाकिस्तान का कोई हाल ही नहीं है। हर दफा ये नाजुक दौर पे आके खड़ा हो जाता है और हर दफा इस मुल्क में बस डूबते डूबते बच जाता है, कोई हाल नहीं है। जब खान साहब पावर में आए 2018 में, जब खान साहब बने थे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये एक रे ऑफ होप आया था कि नहीं देखो जो मौरूसी सियासत जो चल रही है उसके अलावा हटके भी जो हकीकतन पाकिस्तान का हीरो है खान साहब, ही इज द ओनली वन जिसने हमें वर्ल्ड कप ला के दिया। फिर अपने उसने पीक ऑफ करियर पर उसने शौकत खानम मेमोरियल जैसा एक तोहफा अपने पाकिस्तानियों को दिया है, नमल यूनिवर्सिटी जैसा उसने तोहफा हम लोग को दिया है। ये अगर हुकूमत में आके बैठा दैट मीन्स हकीकतन अब पाकिस्तान के साथ कोई चेंज आने लगा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अब ड्राइंग रूम में बैठ के अब ड्राइंग रूम टॉक से आगे बढ़ना पड़ेगा, अब आगे बढ़ के अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। बिल्कुल जी, आपकी तरफ आऊंगी, आप अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अच्छा इंसान,
मैं होना चाहता हूँ कि एक अच्छा कैरेक्टर हाँ, लाइफ हो इंसान की। सबसे अच्छा तो सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना सबसे चाहिए। अच्छा इंसान जो मेरी ड्यूटीज हैं उसको सही से निभाए ईमानदारी से। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कराची शहर में रहने के लिए वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक को आप फॉलो करें, लाइट्स ना तोड़ें और दूसरों का एहतराम करें। ये बीइंग अ पाकिस्तानी आप ये डिसिप्लिन दिखाते हैं सिटी को, शहर के लिए। शहर की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें मैच देखते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारा सबसे बड़ा फुकदान है ट्रैफिक की कंट्रोलिंग। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते हम लोग सिग्नल्स तोड़ते हैं जिससे हमारी पहचान होती है। दुनिया में सिटीज़ की पहचान, किसी की कल्चर की पहचान करने, लोगों को पहचान करनी, तो आगे ट्रैफिक दिख जाती है। मैं ऑब्जर्व इसी तरह करता हूँ, जब मैं घूमता फिरता हूँ दुनिया में, मैं ऑब्जर्व इसी तरह करता हूँ। तो उसमें मेरा पाकिस्तान नंबर 1 है ट्रैफिक ब्रेकिंग करने के लिए, ना सिग्नल तोड़ने के लिए, स्पेशली कराची नंबर 1 पे है। और बड़ा अफसोस होता है, मैं आज के दिन पैगाम दूंगा मैं जैसे आज़ादी के मौके पे कि प्लीज़ ट्रैफिक को कंट्रोल करें, आप सिग्नल ना तोड़ें, एहतराम करें एक दूसरे का। और अक्सर लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं सिग्नल्स के ऊपर, कोई नहीं है, लेकिन आप लोग एहतराम करें एक दूसरे का। एज अ कौम, एज अ मुल्क हमें अपनी इज्जत करानी चाहिए, अपनी इज्जत अपने आप करानी चाहिए। हम सिग्नल तोड़ेंगे, सबसे पहले ट्रैफिक में जो बाइक्स वाले होते हैं, मैं उनसे तो पहले कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा सिग्नल तोड़ते हैं और उनको एहतराम करना चाहिए। आज से अहद करें कि हमें आज से ही अपने मुल्क की इज्जत वक़ार को कायम रखना है। पहचान होती है, चाहे हमें लोग भाग के नहीं मिलते, लेकिन एक दूसरे को भी हम देखते हैं ना कि ये कौन क्या कर रहा है। अच्छा बताइए, शेर व शायरी में कितना, थोड़ा शेर व शायरी की तरफ जाते हैं, मजा नहीं आ रहा। बताएं कोई आजादी के हवाले से कोई शेर, आपकी तरफ भी आऊंगी, थोड़ा याद कर लें, मुझे नहीं याद है। मैंने कभी शेर व शायरी पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी गई नहीं। कभी मोहब्बत तो कहते हैं ना, ज़ौक होता है एक मोहब्बत करने वालों को, शेर बड़े याद, शेर व शायरी का शौक होता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के बाद एक दफा मेरे घर की किताबें, कल 2 दिन पहले जिक्र हुआ था, मैंने वाइफ को ब्लेम किया, तुमने मेरी सारी किताबें फेंकवा दी। तो वो आज तक किताबें मैं दोबारा खरीदी नहीं है। अच्छा। तो शादी के बाद सबसे पहले मेरे घर में एक काम हुआ कि जितने मेरे शेल्फ थे ना, वो सारा इतना बड़ा शेल्फ था, वो सारा पहले स्टोर में गया, और स्टोर के बाद वो स्टोर चाहिए था, वो खाली हुआ। वो 3 टेबल आज तक नहीं मिला, घर वापस नहीं आया। मतलब वो असल में वो लाइफ चली गई ना, वो जो किताबों में थी वो अब आपको करनी थी। अच्छा जी, मैं आगे चलती हूँ। कोई आप आजादी के हवाले से कोई एक शेर अगर याद हो तो? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अभी डॉक्टर साहब ने बात की 65 वार की जी, 71 वार की, 65 की वार मैंने देखी है। अच्छा। अयूब खान साहब की तकरीर जो रेडियो पाकिस्तान पे 11 बजे आई थी, वो मैंने खुद सुनी है। क्या कभी हमने ये सोचा कि 65 की वार हमने किस तरीके से जीती? अहले लाहौर ने, क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने पेट में बम बांध के खुद आगे बढ़ गए? ये हमारी पाकिस्तानी फौज थी जिसने हमको सेव करके रखा। जितने भी सेक्टर पे लड़ाइयाँ होती रही, इंडिया ने जिस जिस जगह पे भी हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने और हमारी पूरी कौम ने उसको बड़ी, यानी खुशदिली के साथ तो नहीं कहना चाहिए, जमा मर्दी के साथ उसका मुकाबला किया। आज भी हमें चाहिए कि हम 65 वार को और 71 की वार को हम खुद रिवाइज करें और अपने बच्चों को बताएं कि ये आज़ादी जो हमने हासिल की है, इसकी कितनी कुर्बानियाँ थी। एक तो 47 में कुर्बानी दी और लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना। उसके बाद 65 की वार के अंदर हमने इंडिया को किस तरीके से जो है ना डिफीट दी। अगर आप में से किसी को नूरजहां के बहुत सारे नगमे थे, वो अगर याद हो तो आपको एक जिस्म के अंदर हरारत पैदा करते थे वो, क्यों कि वो अपने फ्रंट पे जाके इन नगमे उन्होंने सुनाए। तो ये हमें कदर करनी चाहिए अपनी आज़ादी की। हमने अभी तक आज़ादी की कदर नहीं की और उसके लिए हमने कुछ भी तैयारी भी नहीं की है। 75 साल हमको ज़रूर हो गए, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं अभी तक हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस मुल्क को बचाने के लिए और अपने आप को आगे लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरे भाई ने, सलमान ने बात की कि ये हकीकत है कि किसी मुल्क को पहचानना हो तो उसके आप ट्रैफिक देख लीजिए, उससे आपको उस कौम का मिजाज मालूम हो जाएगा। ये एक ट्रुथ हकीकत है।
ہماری بدنصیبی ہے، اسپیشلی کراچی میں تو خیر بہت ہی برا حال ہے، پورے ملک کا ہمارے برا حال ہے. ہم کوئی بھی نظم و ضبط اپنے اوپر قائم نہیں رکھنا چاہتے. ہم جب یہاں سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں پھر ہم پاکستانی ہو جاتے ہیں گرین پاسپورٹ کے ساتھ. ہم وہ قواعد و ضوابط پہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہیں. تو ہمیں آج کے دن یہ پیغام اپنے لوگوں کو دینا چاہیے کہ اے ملک، اے پاکستانیوں، کم از کم اپنے اوپر ہی لاگو کر لو. اپنی بچوں کو ہی کم از کم بتا دو کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور اس حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس کا کیا اشر کیا، اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں. کیوں؟ بحیثیت شہری ہم سب کو خود یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. کاش آنے والا وقت مجھے اس قابل کرے، میری قوم کو اس قابل کرے کہ ہم اپنی جنریشن کو بتا سکیں کہ بھائی یہ قربانی دے کے ملک حاصل کیا گیا ہے، اور جو خواب علامہ اقبال کا تھا اس کے تحت پاکستان حاصل کیا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ابھی بھی میرے لیے وقت ہے. آج ان پاکستانیوں سے پوچھیں جو اوورسیز میں ہیں اور 14 اگست کو وہ روڈ پہ نیو یارک ہو یا ہر بڑے ملک میں بیٹھ کے وہ اپنے جشن کی آزادی کی پریڈ مناتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کس شوق سے مناتے ہیں. اور یہاں ہم صرف پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ 14 اگست کے دن تمام لوگ فلیگ لگایا کرتے تھے اپنے گھروں پہ. اب آہستہ آہستہ وہ بھی چیزیں ختم ہوتی جا رہی. لیکن یہ مجھ پر اور سارے پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کے اوپر اور اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ یہ ملک کتنی مشکلات کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے، اور اس کو قائم و دائم رکھیں. شکریہ. بالکل جی. اچھا جی سر، میں آپ سے ایک بڑا سخت سوال پوچھنے والے ہیں. بتائیں کہ میرڈ جو مرد ہوتا ہے کیا وہ بھی آزاد ہوتا ہے؟ پلیز بہت زیادہ جواب دیجیے گا، یہ شو آپ کے گھر بھی آن ایئر ہوگا. بہت زیادہ آزاد ہوتا ہے. اچھا وہ تو خیر ایک مذاق کی بات ہے. محمود صاحب ابھی کچھ کہہ کے گئے، شاہ صاحب کچھ یہ بات کہہ کے گئے. دیکھیں سیلف اسسمنٹ جو ہے نا بہت ضروری ہے. آپ اپنا سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہم خود کتنے سچے ہیں. وہ بڑا اچھا شعر اندوری صاحب کا ہے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے باہر دروازے پہ لکھا ہے سچ بولو. کیا بات ہے. گلدستے پہ بہت اچھی تمہید لکھ چھوڑی ہے، ارے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. ڈوبنے والے گنگا میاں سب اپنے تھے، ڈوبنے والے گنگا میاں سب اپنے تھے، ناؤ میں کس نے کیا ہے سوراخ سچ بولو. اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے اطراف میں انوائرمنٹلی جو ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی کیا رسپیکٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں اب اپنی سیلف رسپیکٹ کا ہم جب خود خیال نہیں رکھیں گے نا تو میں آپ کی بھی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھوں گا. سب سے پہلے تو مجھے اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، وہ ہم اپنا خیال رکھیں گے تو ان کا بھی خیال رکھیں گے. اب بڑی خوبصورت بات کر کے گئے کہ اگر کسی جنریشن کو، کسی کو دیکھنا، کسی ملک کی ترقی کو اگر بھاپنا ہے، جانچنا ہے تو اس کی ٹریفک کا نظام دیکھ لو. آج ہر شخص اجلت میں بس کسی طرح سے، اور اس اجلت میں نقصان ہی ہوتا ہے. نقصان ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے. آپ دیکھ لیں ادھر گاڑی لگی، ادھر گر گئے، ادھر ایکسیڈنٹ، یہ سب ساری چیز کیا ہے؟ 2 منٹ سگنل پہ انتظار کرنے کے لیے سگنل کھلا ہوا ہے، اگلے کی ٹریفک کو نکلنا ہے، دوسرے وہ بائک والے نکل کے جا رہے ہیں، ادھر سے وہ نکل کے جا رہے ہیں. یعنی ہم اسی مافیا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. آگے ہمیں نکلنے کے لیے کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہم گھر پہنچتے ہیں تو یہ آج اس نے گاڑی مار دی، آج اس نے یہ ہو گیا، آج اس سے بحث ہو گئے. انہی معاملات میں الجھے ہوئے تو ہم آگے اپنی جو ساری انرجی ہم کس چیز پہ صرف کریں؟ ایسے ہی الجھے ہوئے ہیں نا. تو سب سے پہلے اپنا سیلف اسسمنٹ بہت ضروری ہے. جب ہم اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے، خود بہتر طریقے سے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو دوسرے کو بھی سنبھالیں گے. اور پھر پورے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ پورے لوگوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا آپ نے سدھارنے کا. اپنے آپ کو تو کم از کم، یہ تو آپ کے بس میں ہے نا، تو یہ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں تو پھر ساری چیزیں الحمدللہ گریجویلی سدھرتی چلی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک چیز یہ پوچھنی ہے، یہ جو عوام ایک لائن میں ایک قطار میں نہیں چلتی، آپ روڈ پہ جب سڑک پہ نکلتے ہیں اور ایک اچھی سی گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے آگے سے بائک والا آ کے لائٹ توڑ دیتا ہے، تو کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ ان لوگوں کو دی جائے اور یہ بہتر ہو جائے؟ ہاں مطلب آپ ڈاکٹر ہے نا، میں تو آپ سے کوئی ایسی پوچھوں گی کوئی دوائی دے، کیونکہ سمجھنا تو انہوں نے ہے نہیں، ہم جتنی بھی باتیں کر لیں.
कोई ऐसी दवाई है या कभी बन पाएगी इस कौम के लिए? देखिए है तो अच्छी मजेदार मजाहिया बात है, लेकिन देखिए एक्चुअली दवाई तो है सरकार का डंडा। देखिए सारी दुनिया में लोग हम जैसे ही हैं। अभी आप किसी भी बड़े मुल्क में बिजली उड़ जाए, कोई मामला, हाँ, तो आप देखिए कि इसी तरह वहाँ चोरियां होती हैं, इसी तरह वहाँ दुकानों में डकैतियां पड़ती हैं, इसी तरह रोडों पे लोग निकल आते हैं। लेकिन जहाँ पे सरकार का डंडा होता है ना, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो मुल्क ठीक रहते हैं। शहीरा दुबई की बता रही हैं, हम लोगों में से काफी लोग वहाँ जा चुके हैं, हमने सबने देखा है कि कानून तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे कर लूं मेरे लिए कानून है, बाकी किसी के लिए बातें नहीं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे कानून की जो गिरफ्त है ना, उसमें हमने अपने पुलिस को इतनी पावर नहीं दी है। ठीक है ना, बात पावर की होती है कि अगर पुलिस को आप उसकी जो पावर उसकी है उसको आप देंगे तो वो फिर चालान भी करेंगे और लोगों को पकड़ेंगे भी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं पावरफुल हूँ और मेरा फोन आ गया तो वो मुझे तो छोड़ देंगे, और कोई बेचारा गरीब होगा तो वो अंदर चला जाएगा। तो बात है कि कानून को हमने वो पावर नहीं दी है। बेचारे बैठे हैं बट दे आर प्रॉब्ली गुड फॉर नथिंग। बेचारे वो दिखाते हैं और वो बेचारे इतना ही कर लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत है, क्योंकि सच्ची बात है, एज अ डॉक्टर अगर आप मुझसे कहें कि जी आपके पास ये दवाइयाँ रखी हुई हैं लेकिन आप दे नहीं सकती, तो मैं कहूंगी कि भाई इसका मुझे क्या फायदा है, इससे तो बेहतर है कि मैं ये काम ना करूं। तो वो बेचारे भी ये है कि वो वर्दियां पहने हैं बट दे कांट इम्प्लीमेंट व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एंड दे कैन डू इट। बात है जब उनको पावर देते हैं तो सब कुछ कर लेते हैं। सो बात है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपना काम ठीक करें, हमें दूसरे को ठीक करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रॉब्लम ये कि हम दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें हमारी बुराइयां नजर नहीं आती, हमें सामने वाले की बुराइयां नजर आती। अब ये देखो, ये बाइक लेके ऐसे आ गया, मैं ये क्यों नहीं सोच रही कि मैं गाड़ी लेके वहां चली गई थी। बिल्कुल कि अगर हम सब अपना अपना किरदार ठीक करते जाएं, अपनी जो हमारे काम है उनको ठीक कर लें, और एज ए इंडिविजुअल हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप को ठीक करना मुश्किल नहीं है। सो आई थिंक बहुत जल्दी हम एज अ कॉम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बात है जो कहते हैं ना कि इफ यू आर पॉइंटिंग एट समबडी तो 3 फिंगर्स तो हमारी तरफ है। बिल्कुल ऐसे। सो एक्चुअली वी शुड रियलाइज दिस कि जी अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। सो ये चीज अगर हम लोग अपने बच्चों में इनकलकेट करें कि जी लुक एट योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग, तो आई थिंक वी कैन रियली मेक देम बेटर, अच्छे इंसान बना सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो बाल भी बिल्कुल ठीक कर लें। आजादी का दिन है, आजादी का दिन हम सबका है, ये बालों का आजादी का दिन नहीं। ये ओढ़े तो स्क्रीन अच्छी नहीं आएगी। ये बड़ा मसला है कि एक तस्वीर, एक कैमरे और एक वीडियो के लिए हम अपने आप को इतना संवारते हैं। इतनी खूबसूरत जिंदगी, इतना प्यारा मुल्क, उसके लिए अपने आप को संवारो ताकि दुनिया में नाम हो पाकिस्तान का। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम है पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर मैदान में है तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हर मैदान में है तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हम है पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। अंधेरा दूर नहीं, सवेरा लड़ना है ना। रत्तों से प्यार के दुश्मनों से जीना है। सर उठा के जुल्मों से तुम मिटा के दुनिया हंसी बनाए। फासिलों तो लाए आंगन आंगन, खुशियाँ बांटे।
ढल जाएगा वो दिन भी हम देखेंगे, दर्द में सूरत ढल जाएगा वो दिन भी हम देखेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हम जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हम जीतेंगे। जबरदस्त। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपस में सबने दोस्तियां और रिश्तेदारियां बना ली हैं, थोड़ी सी देर के अंदर सब आपस में बात कर रहे हैं, होस्ट को कोई पूछ ही नहीं रहा। शो मैं होस्ट करूँ, सलमान मैं होस्ट करूँ, प्लीज इधर थोड़ा सा देख ले, मुझे पता है। अच्छा, हमारे जो हमारी गेस्ट है उनको कहीं जाना है, पर अभी मैंने शो इसीलिए जल्दी से स्टार्ट कर दिया कि आपने कहीं भी जाना है, मैंने जाने नहीं देना और मैंने शो स्टार्ट कर देना। थोड़ी देर, थोड़ा सा और टाइम दे, आप से और आजादी के लिए बातें मैंने पूछनी है, पर पहले मेरे हाल से मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, उनके पास टाइम थोड़ा सा, उन्होंने कहीं जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजादी के क्या जज्बात है आज 14 अगस्त के हवाले से, हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज, कोई ऐसी चीज जिससे हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सब सीखे? मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो न्यू जनरेशन है वो सीखे, एक अच्छी एज वाले लोग भी बड़ी सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझदारी मेरे हाल से, मैं समझती हूँ कि उम्र से समझदारी नहीं आती। मैंने बहुत सारे बच्चों में समझदारी देखी है। क्या बिल्कुल सही कह रही है। एक तो मुझे वो याद आया कि कायदे आजम का एहसान का जो गाना है कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, कि वाकई आज़ादी जब मिली और कायदे आजम के ज़रिए मिली, तो ये भी एक बहुत बड़ा पूरा सिस्टम था कि जिसमें उन्होंने ये सब चीज़ें लेके चले और एज अ वन मैन शो कहाँ से कहाँ लेके आ गए और पाकिस्तान को आज़ाद किया। और हमारे लिए अब जाहिर है कि एक लीडर होता है, लीडर के पीछे उसके सारे फॉलोअर्स होते हैं। अब कायदे आज़म हम में नहीं है, लेकिन हम सब उनके फॉलोअर्स हैं और हमको अब सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। मुल्क तो बहरहाल आज़ाद है, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हम किसी के ग़ुलाम नहीं है, लेकिन ये कि हमें अब इसको एक अच्छा मुल्क बनाना है और इस मुल्क की अच्छाई के लिए हम सबको मिल के काम करना है, और स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन को, क्योंकि देखिए हम तो अब उस एज में पहुंच गए कि अब हमारा तो इधर कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम होता चला जा रहा है। लेकिन ये कि एज अ डॉक्टर मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मैं लिवर एक्सपर्ट हूँ कि मैंने जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी तो मैंने पाकिस्तान में जो लिवर की सबसे नई तशखीस की चीज़ें थी जी, वो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में इंट्रोड्यूस की। हालांकि आपको पता है कि अमूमन ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाती हैं, लोग कहते हैं गवर्नमेंट में तो कुछ आना ही नहीं है, लेकिन आई फील वेरी प्राउड कि मैंने एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जो बाहर दुनिया में होती थी, और उस पर हमने पेपर्स लिखे, मकाले पढ़े, और लोग बड़े हैरान होते थे कि ये कौन सी कंट्री है जो इतना सबके साथ कंपैरिजन में साथ चल रही है। फिर हमने पाकिस्तान के लिए एक और, मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि हेपेटाइटिस है, आप लोगों ने सब एक मर्ज सुना है, ये हेपेटाइटिस बी और सी। इसकी जब बाहर की दुनिया में, अमेरिका में इसकी दवाई बनी तो इसकी एक गोली की कीमत $1000 है, और ये गोली 3 महीना खानी है, और हमने वो गोली पाकिस्तान के लिए मंगाई। एंड कैन यू इमेजिन कि जो मुझे जुस्तजू और जंग करनी पड़ी अपनी मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि मिनिस्टर्स ने समझा, क्या बात, उन्होंने उसको मंगाया, लेकिन हमने उस कंपनी से 98% डिस्काउंट पे लिया पाकिस्तान के लिए। क्या बात। जब वो 98% डिस्काउंट पे पाकिस्तान में आई, जी बिग अचीवमेंट, नहीं उससे भी बिग अचीवमेंट ये कि देखिए जब वो 1 लाख रुपए की एक गोली है तो वो 98% डिस्काउंट पे भी हमें 33,000 रुपीज की एक गोली पड़ रही थी, एक महीने का कोर्स, और हमें 3 महीने गोली देनी, 6 महीना गोली देनी थी, वो 2.5-3 महीने का कोर्स था, 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा था, जो कि फिर भी लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। और फिर हमारी कंपनीज ने, लोकल कंपनीज ने लोकल जेनेरिक दवाइयाँ बनाई, एंड आई फील सो प्राउड इन सेइंग कि जी इस वक्त हमारे लिए वो दवाई पाकिस्तान में अवेलेबल है तकरीबन 2,500 रुपए पर महीना। तो बात है कि देखिए विल है, जुस्तजू है, तो हमने ये किया, एंड आई फील, मुझे लगता है कि अब मैं
मरूंगी तो मुझे अल्लाह मियाँ को जवाब देने में आसानी होगी कि अल्लाह मियाँ मैंने कुछ तो किया था. बस अब आप पाकिस्तान की जवान लड़कियों के लिए जो 18 साल की लगना चाहती हैं, कोई स्किन का अच्छा डॉक्टर बता दें ताकि वो जवान लगे, वरना बोलते हुए शर्म आती है कि अब 18 के हैं. नहीं, बात है कोई 60-70 के ही हैं, पर बताने में देखिए बात है कि सबसे बड़ा जो सेहत का राज है, एक तो अच्छा खाना मीन्स, अच्छा खाना डज नॉट मीन ज्यादा खाना. अच्छा खाना मीन्स हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज. अनफॉर्चुनेटली एज अ पाकिस्तानी मैंने जितनी स्टडीज की हैं, पाकिस्तान में लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है. बिल्कुल. खाते हैं और सो जाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं. एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल मना है. जैसे मतलब कहीं भी पास्ता नजर आ जाए तो ये नहीं सोचते कि पास्ता तो किसी और का है, पर पेट तो मेरा अपना है. और दूसरा ये कि गम तो और भी है दुनिया में, मोहब्बत की सिवा वाली बात है. हर चीज में गम है, हर चीज में गम है. अरे भाई खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह मियाँ ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, हाथ दिए हैं, यू नो. बट पीपल आर ऑल द टाइम एनवीइंग कि जी उसके कपड़े मुझसे अच्छे हैं, उसके जूते मुझसे अच्छे हैं, उसकी गाड़ी मुझसे अच्छी है, उसको सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला. आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई एंड टेल एवरीबडी कि जी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बहुतों से बेहतर हैं. और यही मैं अपनी यंगर जनरेशन को, सो कॉल्ड 18 साल वालियों को कहूंगी कि जी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए. दे कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू मच फॉर पाकिस्तान. बट बात है कि इस औरा से निकले कि हम तो यंग हैं, हम तो लड़कियां हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते. बिकॉज मैंने ये जब किया तो वो भी कर सकती है. ऐसे ही बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, तो आपकी जिंदगी में भी सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी. सर आपके बारे में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह की पॉजिटिव सोच अपने साथ वाले के लिए रखते? देखिए मतलब सोच को किस तरह पॉजिटिव किया जाए, क्योंकि आप जब देखते हैं कि हर चीज अपने आसपास सारी चीजें खराब हो रही है, लोग भी ऐसे हैं, कहीं भी कोई आपको पॉजिटिव इंसान मिलता ही नहीं है, तो फिर एक इंसान कैसे पॉजिटिव रह सकता है? मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें. बेशक जितना आप शुक्र अदा करेंगे, जितना आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला आप पर उतना मेहरबान होगा. हमारी बदनसीबी क्या है, हम हर वक्त रोते रहते हैं. रोना छोड़ दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें. जितना शुक्र अदा करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुश होगा और आपको देगा. बिल्कुल. वो कहता भी है कि ना मुझसे शुक्र अदा करो. असल में बदनसीबी ये कि अब हम जिस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, हम हर वक्त रोते रहते हैं. हमने आप में ये, आप भाई कुछ भी है, जो कुछ है, अल्लाह का शुक्र अदा करो. आपके पास 2 आंखें हैं, उनसे पूछो जो नाबीना है. अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके पास आप खाते हो वो हजम हो जाता है. अल्लाह का शुक्र अदा करो 2 पाँव. लेकिन अगर जितनी ज्यादा हम नाशुक्रे होते चले जा रहे हैं, और हुक्म भी यही है कि शुक्र अदा करते रहो. फिर दूसरी बात, जिनके बुजुर्ग हैं, हयात हैं, मैं इस चैनल के तवज्जुह से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए उनकी इज्जत करो. अगर तुम्हें जिंदगी में खुश रहना है, अगर वालदैन ने इज्जत दे, वालदैन ने तुम्हें दुआ दे दी, तो तुम फॉरएवर खुश रहोगे. अगर वालदैन को आपने दुआ नहीं लिया आपने उनसे, तो जो आप करोगे वही आपकी औलादे आपके साथ. ऐसा ही मकाफाते अमल है. मकाफाते, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे यहाँ वैसे तो कौम हम जानते ही नहीं एक्सरसाइज क्या होती है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदल चला करते थे तो कदम हुक्म था, कदम तेज बढ़ाओ. हाँ, सीना तानते थे और कदम तेज बढ़ाते थे. अगर हम सिर्फ 5 वक्ता नमाजों की तरफ आ जाएं कि अगर 5 वक्ता नमाजें हम पढ़ लें तो फिर आदमी अपनी सेहत खुद देख लेगा. लेकिन हम लोग नहीं करते ना, हमारे पास टाइम ही नहीं है. हमारे पास गैर जरूरी चीजों का और बहुत सारी चीजों का टाइम है. तो मैं अपने अहले पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और ख़ास तौर पे अपनी जनरेशन जो आने वाली, कि देखो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो. जितना ज़्यादा शुक्र अदा करोगे तुम फलते फूलते चले जाओगे. तुम्हें अपनी सेहत भी अगर अच्छी करनी है ना, तो कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करो. अगर आप अपने मजहब की तरफ भी देखें तो उसमें भी ये हुक्म है कि आप जो है ना, यानी रात को मगरिब के बाद खाना खाएं. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सुबह आप नाश्ता करें ना, नाश्ता करें बादशाहों की तरह. हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है. हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल उल्टा हिसाब है. तो हमारे बुजुर्ग यही करते थे ना कि सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, 4 बजे फजर की नमाज पढ़ी, तब सब कुछ किया. लेकिन आज क्या है, हम सुबह 1-2 टोस्ट खाते हैं, 1 अंडा खाते हैं, और रात को खूब
मुरक्कन ग़िज़ाएं वो खाते भी रात को उस टाइम सोने से आधा 11:30 11 बजे। बाकी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई हैं कि बच्चे जो है माँ बाप जब सो जाते हैं 2 बजे के बाद मंगा लेते हैं। हाँ, वो हमारा कसूर है, वो हमारा कसूर है उसके अंदर। ठीक है, आपको अगर अच्छी सेहत चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और आपको खुद ब खुद सेहत अच्छी मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर आपने ये कुछ नहीं किया फिर आप रोते रहेंगे। बिल्कुल जी। सर आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप एक्टिंग में कैसे आए, कैसे मतलब एक्टिंग का शौक पड़ा? कोई फैमिली में भी एक्टर थे तो आपने देखा और आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है? मेरी फैमिली में सारे ही एक्टर थे कोई ना कोई कहीं ना कहीं ड्रामेबाजी कर रहा होता था तो मैं आ गई, होस्ट बन गई। अब आप बताएं सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे फैमिली में, पीछे से कोई भी अच्छा। ड्रामेबाजी के चक्कर में नहीं था। मैं एक ड्रामेबाज निकल गया असल में। तो सिलसिला ये शुरू हुआ, ज़माने तालिब इल्मी का दौर था। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से रिप्रेजेंट किया मैंने 1983 में, पाकिस्तान खेला मैं अंडर 19। उसके बाद फिर वो बैंक में ज़माने तालिब इल्मी के दौर में, उसके बाद वो पाकिस्तान जब खेला तो मुझे यूबीएल की तरफ से नौकरी मिल गई जी। तो अब वही था कि वहाँ स्पोर्ट्स में आपको खेलना कूदना होता है, इधर जा रहे हैं, पूरा मुल्क घूम रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका में गया, इंडिया गया, मतलब वहाँ पे मैचेस खेले। तो अब वो वक्त से पहले ज़माने तालिब इल्मी के दौर में मुझे तकरीबन नौकरी भी मिल गई, सारी चीज़ें। अच्छा, वो सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो थी तो ठीक ठाक था माशाल्लाह। अच्छा, तो लोगों का नहीं, आप अभी भी माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक है। जिस स्क्रीन पे जब आप आते हैं तो माशाल्लाह क्या मतलब मजा आ जाता है देख के, खूबसूरत लगती है स्क्रीन। तो पीछे से दोस्तों का भी कि तुम ये फिल्म की तरफ और इसकी तरफ क्यों नहीं आते हो, तो खैर बहरहाल फिर पीटीवी गया, वहां पे डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से मिल लिया काजिम पाशा साहब ने कहा चलो जी इसको चेक करो। तो पहले ही मेरा प्ले था आधा चेहरा, सादिया माम शब्बीर जाने। तो इस तरह से वो काम शुरू हुआ, फिर थिएटर किया, मॉडलिंग की, तो फिर सिलसिला चल निकला। तो फिर अभी तक जो है वो उसको मतलब अपने साथ लगा हुआ है। पर एक चीज जरूर मुझे बताइएगा, ये क्या वाकई बात सच है कि जो एक बार स्क्रीन पे आ जाए फिर कुछ भी अच्छा काम मिले पर वो अगर एक कॉल आ गई ना ये अच्छा एक कैरेक्टर है या बस ये है और आ जाओ, तो बंदा बोलता नहीं बस जाना है यार, मतलब वहां जाना है, ये तो देखे ना, जब ये कोई एक चीज होती है ऐसी, सुना है कि ये होता है, एक कशिश होती है ये। बिल्कुल है, ऐसा ही है। क्योंकि देखे ना, आप जब काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको स्क्रीन के हवाले से वो सारी जो पजीराई मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, सारा कुछ है ना, एक वो एक लालच तो है। तो उसमें बार दफा झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। अच्छा प्रोजेक्ट आ गया तो दूसरे वाले को कर दिया आगे, चलो इस तरह की चीजें हैं। ये तो मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ कि ये है, तो उसको फिर मैनेज किया जाता है क्योंकि उनकी भी मजबूरी, वो आपसे काम करवाना चाहते हैं। आप पब्लिक असेट्स होते हैं तो फिर आप पब्लिक की डिमांड है, उनकी डिमांड नहीं है। तो वो चाहते भी हैं कि आप काम करें, वो भी चाहते हैं काम करें। तो ये सिलसिला इस तरह से फिर चल निकला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं अभी तक आप लोगों के सामने। नहीं, अच्छा, बहुत जबरदस्त, अच्छी बात है। जो मतलब जो खुशी हो वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी नहीं जो मेन है चीज है ना। डॉक्टर साहिबा बन गई तो मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बन सकती क्योंकि मैं इंजेक्शन देख के दूर भाग जाती हूँ तो मैं लगा नहीं सकती इंजेक्शन। असल में हमें टीके बहुत लग जाते पर हम लगा नहीं सकते। जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल ये है। लेकिन तमाम बातों का जो एक मेन चीज है कि वो यही है कि आप देखें अपने आप को इज्जत, मैंने पहले भी बात की कि अपने आप को जब सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, सबकी किसी को बाईपास नहीं करना, हिरार्की को बाईपास करेंगे तो अमूमन यही होता है कि अगर आप किसी काम को करने जा भी रहे हो तो 10-20 जैसे गटर के ढकने हैं, अब इकट्ठे अब सारे को खोल देंगे इकट्ठे तो ताफुन फैल जाएगा। एक एक को निकालो, खोलो, साफ करो, उसको बंद करो, दूसरे को। मेरा मतलब आप समझ गए, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि हिरार्की को आप बाईपास नहीं कर सकते। घर के अंदर माँ है, माँ सबसे बड़ी, उसका तो हम कहते हैं कि उसका कोई निमल बदल नहीं है, ठीक है ना। वो बड़ा अच्छा मैंने ही लिखा उसको और मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ कि हो गए जवान बच्चे, बूढ़ी हो रही है माँ, क्या बात, बेचिराग आंखों में डॉक्टर साहब ख्वाब बो रही है माँ, रोटी अपने हिस्से की देके अपने बच्चों को, सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ, सांस की मरीजा है फिर भी ठंडे पानी से, कितनी सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ, गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, मार के मुझे खुद ही रो रही है माँ,
रोकती थी जो मुझको खेलने से मिट्टी में, ओढ़ के उसी मिट्टी को आज सो रही है माँ। ये है माँ। तो वो जो तरबियत का एक जो रूह ऐसी कर दी है ना, बस ना पूछे। तो वो जो तरबियत का जो एक बड़ा अमल दखल है एक माँ का ना, उसको तो कम से कम बाईपास नहीं करो, हिरार्की को बाईपास नहीं करो। बड़ा बहुत बड़ा मैसेज है ये, समझ अगर आ जाए बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं गए? एक्टिंग अंदर से होती है इंसान के अंदर, वो तो मैं नहीं समझता था मैं इस काबिल हूँ। मैं अर्ली एज में बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेट मैं मुंह पे बॉल लगी और मैं 6 महीने के लिए वो मेडिकल आउट हो गया। अच्छा। तो मेरा बेच चला गया आगे, तो वरना मैं इस टाइम आर्मी में होता। मेरे दोस्त मेजर जनरल और ब्रिगेडियर टाइप के इस टाइम है, और मतलब फिर मेरी आपसे मुलाकात ना होती। लेकिन मुझे आर्मी का बहुत शौक था कि मैं आर्मी में होता काश। लेकिन ये कि एक्टिंग एक फील्ड है, ये इजी काम नहीं है, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। और मुझे वैसे ही एक्टिंग नहीं आती जो अंदर से इंसान करता है। और मैं बिल्कुल डिफरेंट आदमी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। और मैं झूठ या मैं कोई रोल मतलब एक्टर झूठा होता है? नहीं, वो इसमें एक आर्ट है, एक आर्ट है, माजरत के साथ एक आर्ट है, एक लिखा हुआ है जो आप उसको पढ़ के एक्ट करना। देखो एक आर्ट है, मैं काबिल ही नहीं हूँ इसका। एक फीलिंग्स है, हाँ एक फीलिंग्स है। एक्टिंग एक फीलिंग्स है जो वो बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है, उसको आप डाल नहीं सकते। लेकिन एक अच्छी फील्ड है, अच्छा है कि आप ये जिंदगी को चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या फील्ड्स होती हैं, तो उसके लिए एक एक्टिंग, एक फिल्म्स, इसकी एक फील्ड है। चले मैं भी संभाल लेती हूँ बात को, सारी बातों को छोड़े। माँ एक ऐसा रिश्ता, मैं पहले इस रिश्ते को थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि फौरन पे सबके मुंह से, मेरे मुंह से भी यही निकलेगा कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा मतलब मायने रखता है ना किसी भी मर्द और औरत के लिए। ठीक है, सही बात है। माँ के अलावा कोई एक और ऐसा रिश्ता जो बहुत ज्यादा है? लाज़िम बात है, मतलब सबसे पूछूंगी, सब आप सोच लें, मैंने भी अपना सोचा। जो किरदार माँ ने किया होता है उसको एक लेके चलती दूसरी माँ, वो मेरी वो बीवी होती है, मेरी वाइफ है, बच्चों, वो भी एक माँ है ना। फिर जो मेरी माँ ने किरदार अदा किया, उसने पास ऑन किया, दूसरी एक माँ बनी मेरे घर आके। वैसे एक बात बताएं, बीवियां कुछ टाइम बाद माँ ही बन जाती जिस तरह वो केयर कर रही होती है। बनी वो उस तरह की, देखिए वो बिल्कुल सही बात है, वो यही मैं कह रहा हूँ ना। आपने कहा माँ के बाद कौन? हाँ, बीवी। तो माँ के बाद बीवी का किरदार भी एक माँ का होता है। आप पास हो गए। हाँ, आप जीत गए, आज का शो जीत गए। अब आप बताएं और फिर मैं उस तरफ जा रही हूँ। मैं यही कहता हूँ, साथ साथ ये ख्याल करूँ, जमीन हमारे मुल्क हमारी माँ है। बिल्कुल, इसकी कदर आज हम अहद करें इस 75वीं सालगिरह पे। इनफैक्ट मैं इस सालगिरह की डेट भी 1975 में पैदा हुआ हूँ मैं। तो मेरे लिए ये 75वां साल पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊँ, मैं आज के दिन पैदा हुआ हूँ और ये पाकिस्तान की कदर करें। ये माँ है, मिट्टी है हमारी। कहते हैं लाखों माएँ कुर्बान अपनी जमीन पे, तो वो माएँ भी जमीन के लिए पैदा हुई हैं, हम भी जमीन के लिए पैदा हुए हैं। तो हमारी जाने कुर्बान अपनी माँ के ऊपर। और अपनी माँ की कदर करें, इसको पहचानें और एक अच्छे इंसान बन के अपने अपने किरदार अदा करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब देना है, फिर लास्ट में कोई मैसेज आजादी के हवाले से। असल में माँ का बहुत ज़बरदस्त लिंक है, बिकॉज ये धरती हमारी माँ है, तो एक स्पिरिचुअल मदर है, फिर एक हमारी वो बायोलॉजिकल मदर है। तो यूँ मेरी वालदा ने बहुत ही, शी प्लेड अ ब्यूटीफुल रोल इन माई लाइफ, कि उन्होंने हमेशा एजुकेशन पे बहुत, हालांकि वो जिस फैमिली को वो बिलोंग करती है वहाँ छोटी उम्र में शादी हो जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने का एक ख्वाब दिया कि क्वालिटी एजुकेशन लेनी है। अलावा उसके 2 मर्दों ने मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया, एक मेरे वालिद साहब मरहूम और एक मेरे हस्बैंड। ये दोनों मेरा इतना खूबसूरत सपोर्ट सिस्टम है, और मैं कहती हूँ मेरी पुश्त पनाही जिस तरह से मेरे वालिद साहब और मेरे हस्बैंड करते हैं, अल्लाह दोनों को हमेशा ठंडक दे। मतलब दे अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग हस्बैंड, अमेजिंग फादर आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव लॉस्ट हिम दो। और एक मैसेज में अलबत्ता ज़रूर, यहाँ भी पॉजिटिविटी की बात हो रही थी। मैं अपनी कौम को एक अल्लाह ताला का एक फरमान बताना चाह रही हूँ कि सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन शकर तुम अज़ीदन्नकुम
وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, which means کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور بہت دوں گا, اور اگر تم کفر کرتے ہو, کفر کے مطلب یہاں پہ ہوا نا شکراپن کرتے ہو, the opposite of شکر is کفر, اگر تم کفر کرتے ہو تو میرا عذاب پھر بڑا شدید ہے. اور اس کو ہم نے سائنس نے بھی پروف کیا ہے, اس کو لاجکلی بھی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں, آپ شکر ادا کریں, ہر چیز کا شکر ادا کریں, بے شک آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی خوش ہیں, اس کو بھی شکر ادا کریں, تو آپ پازیٹیو وائبز اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور آپ مزید کنسٹرکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اینڈ اف یو آر آلویز کربنگ, اگر آپ ہر وقت رو رہے ہیں, ہر بات کا آپ کو شکایت ہے, جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہر وقت کرونا, ہر بات کرونا, تو پھر آپ نیگیٹو فورسز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ہر چیز خراب ہو جاتی ہے, زندگی بھی ایگزیکٹلی لٹرلی عذاب ہو جاتی ہے زندگی. ٹھیک ہے جی, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہر آدمی کے لیے ماں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میری اپنی زندگی میں میری ماں جب تک حیات تھی, میں نے میٹرک کیا ہے 1965 میں, اوکے, اور 2015 میں میری والدہ رخصت ہو گئیں. میں نے اپنی زندگی شروع کی تو کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں گھر سے گیا ہوں تو میری ماں نے مجھے پیار نہ کیا ہو. 2015 تک کوئی دن ایسا نہیں تھا. تو نہ جانے کیوں مجھے آج بھی وہ صبح ہر روز یاد آتی ہے کہ جب میں گھر سے جاتا تھا تو میری ماں مجھے رخصت کرتی تھی دعاؤں کے ساتھ. میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو, ماں کو جتنی دعا تم لے سکتے لے لو, ان سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہیں. میری ماں نہیں ہے, میرے والد نہیں ہے, اب مجھے احساس ہوتا ہے. لیکن میرا ایک اور ایمان ہے کہ ماں کی دعا ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے. میں کہنا نہیں چاہیے لیکن میں ہر روز, ہر جمعے کے دن سب سے پہلا کام کراچی میں ہوتا ہوں تو اپنی ماں اور باپ سے ملنے قبرستان جاتا ہوں, جو ہمارے یہاں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے جو بزرگ چلے گئے لوگ ان کے پاس نہیں جاتے. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اگر جس کے ماں باپ چلے گئے ان کے قبرستان جائیں, ان کے پاس جائیں اور ان سے باتیں کریں بیٹھ کے, اور پھر آپ دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملے گا. دوسری بات یہ کہ آزادی کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات کروں گا. بات وہی ہوگی نا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں, اچھا آپ دوسری بات, وہ دوسرا کسی خاتون, ظاہر سی بات ہے میری وائف, میری ماں کے بعد میری وائف ہی ہے جو میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے, جو پورے خاندان کو لے کے چلتی ہے نا. ماں کے بعد آدمی کو اپنی جو ہاف زندگی ہوتی ہے اس کو عزت و توقیر دینی چاہیے تاکہ وہ آپ کی دیکھ بھال کر سکے. تو دوسری شخصیت ہوتی ہے ہر ایک کی زندگی میں, وہ اس کی بیوی ہوتی ہے. اور یہ جو لوگ جو ہے نا اس کا اعلان نہیں کرتے, میرے خیال ہے وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ, اس کے ساتھ نہیں کرتے, اپنے ساتھ زیادتی کرتے. آپ جس کا حق ہے اس کو دے دیجئے, پھر آپ دیکھیے آپ کی خوشی کیا ہوگی. تو اصل چیز وہی ہے, ہم لوگ کسی کو حق نہیں دینا چاہتے, نہ ماں کو اور نہ بیوی کو. میں نے کراچی میں ڈاکٹر صاحبہ ایک جگہ دیکھی کہ جہاں کچھ بزرگ خواتین تھی اور وہ لاوارث ہو کے ایک گھر میں رہتی تھی, یا گرمند اولڈ ایج میں. میں دنیا کے ہر حصے میں گیا ہوں, امریکہ, یورپ وغیرہ وغیرہ, ہر جگہ گیا ہوں. لیکن پاکستان میں جب میں نے دیکھا, میں اور میری وائف دونوں گئے تھے, تو مجھے بہت رونا آیا اس روز کہ کتنے بدنصیب ہیں ہم کہ ان کے والدین یہاں موجود ہیں اور آپ نے ان کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے. کیا بدنصیبی ہے ہماری. آزادی کی بات یہ کہ آئیے ہم سب مل کے اور آزادی کی قدر کریں اور اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے اوپر لازم و ملزوم کریں کہ ہم اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جد و جہد کر سکتے ہیں. دوسری بات, ہم اپنی آنے والی جنریشن کو, اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو بتائیں کہ ہمارے والدین نے, ہمارے بزرگوں نے کس طرح آزادی حاصل کی. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نعمت نہیں ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ. آگے میں اب آپ سے پوچھوں گی, اور کیونکہ شو کا ٹائم بھی جو ہے وہ بالکل اینڈ کا ایک آخری کچھ باقی رہ گیا مجھ سے پوچھیں. نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آج میں سب کے دلوں کے راز جاننا چاہ رہی ہوں. جی پوچھیں. امی کے بعد کون ہے؟ دیکھیں, رشتے سب اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے. ہر رشتہ مضبوط ہے, چاہے ماں کا ہو, باپ کا ہو, بہن کا ہو, بھائی کا ہو, بیٹی کا ہو. سارے رشتے, جو مین چیز ہے ان تمام رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. یہ رشتے جب علیحدہ ہوتے ہیں نا, جب آپ سے دور جاتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا چیز کھویا, پھر کیا پایا. ماں باپ تو وہ چھت ہے, جب آپ نہیں ہوتے ہیں تو لگتا سر پہ سے چھت اڑ گئی. یقین جانیے کہ میری امی کا 2009 میں انتقال ہوا, ابو کا 2010 میں. تو تقریباً سال بھر مجھے لگا ہے
کہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا صحیح سے. مجھے لگتا تھا کوئی آ کے مار دے گا, ادھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ ایک ڈر خوف ہوتا تھا. ورنہ جب وہ حیات تھے تو اس کے بعد نکلتے تھے ہم گھر سے تو پرواہ ہی نہیں ہے جی, گھر میں ہے نا موجود ایک ڈھارس کی شکل میں. تو اصل جو یہ رشتے جو بھی ہیں, مطلب بھائی بہن کے رشتے ہیں, بیٹی کے بیٹا کے رشتے ہیں, ماں باپ کے رشتے ہیں, سب کو جوڑ کے ضرور رکھیں. یہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز آپ نے کھویا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی طرف جاؤں گی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیے ماں باپ کا رشتہ تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن ایکچولی سارے رشتے نعم البدل ان کا کوئی نہیں ہے. بہنوں کا, بھائیوں کا, اور کئی ایسے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ کچھ رشتے ہسبینڈ آج خوش نہیں ہوں گے شو دیکھے. نہیں بس دیکھیے وہ بھی ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت اہمیت کا ہے, اور اگر یہ رشتہ میں ذرا سا بھی تھوڑی تلخی آ جائے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. سو ایکچولی فرینکلی ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ بہت پریکیریس, بہت سافٹ ہوتا ہے, اس کو بڑے سنبھال کے چلانا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو اس کے علاوہ تو there's no end to it. بالکل جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لے کے آئے, بلکہ میں تشریف لے کے آئی. اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ آئے ہیں یا میں آئی ہوں, بس اب آپ سمجھ جائیں کہ کوئی بھی آ گیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کو میری طرف سے ایک بار اور آزادی مبارک. یہ کیک ہے جس پہ چاند اور ستارہ ہے اور ہرا اور سفید رنگ ہے, اور یہ میرا بیج ہے. آپ نے بھی لگایا 14 اگست کا بیج؟ الحمدللہ. تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم 14 اگست منانے والے ہیں. اب آپ کیک کاٹیے تاکہ ہم 14 اگست منا سکیں. میں اکیلے کیک نہیں کاٹوں گی, ہم سب مل کے کیک کاٹیں گے. اس سے پہلے آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کی طرف سے آپ کو دلی 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 بہت زیادہ دلی آزادی مبارک, جشن آزادی مبارک. آزاد رہیں, اسی طرح پاکستان میں رہیں, پاکستان کا نام روشن کریں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں, سارے آ جائیں بھائی کیک کٹ کرنے کے لیے. آ جائیں, آ جائیں. چلیں جی, ایک بار سب مل کے پاکستان زندہ باد.